हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सेजिक कॉम्पिटिटर्स। बाल मनोविज्ञान आज 16वां भाग है बाल मनोविज्ञान से संबंधित, और इसमें हम आज देखेंगे बुद्धि। बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बुद्धि, ठीक है। सबसे पहली बातें हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या है एवं बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि क्या है। फिर हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार पर चलेंगे। फिर हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषताएं। फिर बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। फिर बात करेंगे बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन। बात करेंगे बुद्धि का परीक्षण आदि हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, बुद्धि के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं एक खंड सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। एक खंड या एक तत्व सिद्धांत। ठीक है। अल्फ्रेड दिया था किन्होंने भाई? अल्फ्रेड बिने ने। तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द्विखंड सिद्धांत, ठीक है, या द्वितत्व सिद्धांत बोल सकते हैं। या दो तत्व सिद्धांत। दो तत्व सिद्धांत देने वाले थे कौन भाई? स्पीकरमैन। स्पीकरमैन साहब, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। त्रिखंड सिद्धांत। त्रिखंड सिद्धांत। और ये भी देने वाले कौन हैं? स्पीकर मैन साहब है। फिर सिद्धांत पर आगे चलेंगे। बहुकारकी सिद्धांत। बहुकारकी सिद्धांत देखेंगे। बहुकारकी सिद्धांत और जो दिए थे थॉर्नडाइक साहब। किन्होंने दिए थे भाई? थॉर्नडाइक साहब ने। फिर समूह कारकी सिद्धांत आपको नजर आएगा 5वें नंबर पर।
समूह कारकीय सिद्धांत। और ये देने वाले थे लुइस थर्स्टन, नाम याद रखेंगे। फिर त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें और ऐड कर सकते हैं। क्या है? त्रिआयामी या त्रिविमी, जिसे कहते हैं त्रिविमी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमी सिद्धांत। और ये सिद्धांत देने वाले थे J.P. गिलफोर्ड, J.P. गिलफोर्ड। एक और आप लिख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर मैं 7वां लिखना चाहूँ, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो एक खंड सिद्धांत, ये एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। दो तत्व सिद्धांत या दो खंड सिद्धांत स्पीकरमैन ने। त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीकरमैन ने दिया था। बहुकार्य के सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब का है। समूह कार्य के सिद्धांत लुइस साहब का है, लुइस थर्स्टन का है। त्रियामी या त्रिविमी सिद्धांत J.P. गिलफोर्ड का है। और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने क्या किया? बहुबुद्धि सिद्धांत। यह हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा लिखा रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर। चलिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। आज कहने का मतलब है बुद्धि से संबंधित टॉपिक, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म होने ही वाला नहीं, ठीक है। चलिए, 2-3 दिन चलेगा ये टॉपिक, तो बुद्धि की परिभाषा, प्रकार वगैरह हम और विशेषताएं और 1-2 सिद्धांत आज हम देख लेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि। बुद्धि क्या है? देखिए, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, ये थोड़ा लिख लेते हैं। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग किन्होंने किया भाई? गाल्टन साहब ने किया। इंग्लैंड के मनोविज्ञान गाल्टन ने, किन्होंने? गाल्टन ने 1885 में किया था, ठीक है। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के मनोविज्ञान गाल्टन ने 1885 में किया था। कह सकते हैं बुद्धि शब्द का, कौन सा? बुद्धि शब्द का
ठीक है, बुद्धि का कहने का मतलब है बुद्धि शब्द का, बुद्धि कहने में बुद्धि शब्द का। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग, ठीक है, किसने किया था? गाल्टन साहब ने किया था। अब देखिए ये होता क्या है, ठीक है, बुद्धि होता क्या है भाई? तो आप सभी जानते हैं हर मनुष्य में बुद्धि होती है, ठीक है, और बुद्धि की उन्हीं क्षमताओं के कारण वे विभिन्न अच्छे कार्य कर पाते हैं, विभिन्न इंटेलेक्चुअल कार्य कर पाते हैं, ठीक है। किसी में बुद्धि की क्षमता अधिक है तो अत्यधिक अच्छे से और बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, इसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक द्वारा दी गई है, लेकिन हम बुद्धि को अगर देखा जाए तो उसे हम बोल सकते हैं सीखने की एक योग्यता बोलते हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बोलते हैं, सीखने की योग्यता बोलते हैं, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता बोलते हैं। मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूँ, सीखने की योग्यता कहते हैं, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता कहते हैं, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता कहते हैं, ठीक है। जब कोई समस्या आपके पास आन खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है बुद्धि लगाते हैं, ठीक है, और बुद्धि लगाकर उस समस्याओं से निजात पाते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, समाधान करते हैं, ठीक, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि क्या है भाई? समस्याओं को, ठीक है, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, चिंतन, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाती है, ठीक है। चलिए, कुछ विद्वानों द्वारा अलग अलग बुद्धि को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अगर बुद्धि की हम बात करें तो किसी ने बुद्धि को क्या कहा है? समायोजन की योग्यता कहा है। क्या कहा है? समायोजन की योग्यता मानते हैं। तो किसी ने इसे सीखने का या सीखने की योग्यता मानते हैं, ठीक है, सीखने की योग्यता। तो किसी ने इसे अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है, ठीक है। बुद्धि को क्या माना है भाई? अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है। समायोजन की योग्यता कहने वाले जो विद्वान हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्टर्न, ठीक है, मैं लाइन से नाम लिख देता हूं कौन कौन से हैं। स्टर्न इनको समायोजन की योग्यता कहा है। कूज साहब समायोजन की योग्यता कहें। बर्ड साहब समायोजन की योग्यता कहें। काल्विन साहब ने इसको भी समायोजन की योग्यता कहा है। फ्रीमैन साहब ने भी समायोजन की योग्यता कहा है। वहीं पर यदि हम बात करें सीखने की योग्यता कहने वाले कौन थे? बंकिघम साहब ने इनको सीखने की योग्यता कहा है। डियर बार्न, नाम याद रखिएगा, क्या है? डियर बार्न। तो डियर बार्न ने इसको सीखने की योग्यता कहा है। फिर नाम याद रखेगा मैकडूगल, थॉर्नडाइक साहब ने, फ्रीमैन एक बार और आया है। फ्रीमैन साहब ने इसे सीखने की योग्यता कहा है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें अमूर्त चिंतन की योग्यता, किन्होंने कहा? अल्फ्रेड
बीने साहब ने इनको अल्फ्रेड बीने साहब ने अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है। स्पीकरमैन ने इनको अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है। फिर टर्मन और फ्रीमैन, तो फ्रीमैन सभी में आ रहे हैं, कहने का मतलब है फ्रीमैन आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, फ्रीमैन यहाँ भी नज़र आ रहा है, फ्रीमैन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो बुद्धि स्पष्ट है। ठीक है, बुद्धि का मतलब क्या है? स्पष्ट है कि भाई अगर हमारे पास सीखने कुछ करने की योग्यता है तो हम किससे करते हैं? बुद्धि से करते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त का चिंतन, अमूर्त का मतलब यहाँ क्या है? जो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ते का कहने का मतलब है नाक, कान, आँख, मुंह, ठीक है, जीभ, त्वचा आदि हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, उन 5 इंद्रियों से जो चीज़ हम अगर महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? उस चिंतन को हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, जैसे ये पेन है। ठीक है, मैं आँख बंद किया हूँ, अब मेरे सामने अगर पेन है, आँख खोलता हूँ, फिर मेरे सामने क्या है? पेन नज़र आता है। उसका मतलब क्या है? मैं इसको देख सकता हूँ, और यदि इनके बारे में अगर मैं चिंता करूँ तो इसका मतलब कहलाता है मूर्त चिंतन। लेकिन जिस चीज़ को मैं देख नहीं सकता, सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ, तो वो क्या कहता है? अमूर्त चिंतन। तो क्या हमारा बुद्धि दिखाई देता है? हम बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब बुद्धि को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और उनका यूज़, ठीक है, विभिन्न चीज़ों को सीखने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं, तब उसे कहते हैं बुद्धि। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आ गया कि बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, चलिए, विभिन्न प्रकार के हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा बुद्धि के बारे में, सीखने की योग्यता। एक तो सीखने की योग्यता है, बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता। एक तो अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव से क्या भाई? लाभ उठाने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। संबंधों को समझने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि की विभिन्न हम परिभाषा हम बोल सकते हैं। क्या है बुद्धि? तो सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता है, अनुभव
से लाभ उठाने की योग्यता है, संबंधों को समझने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य बनाकर, ठीक है, बनाने की योग्यता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। अब देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा या विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा। तो हम इसको लिख सकते हैं विभिन्न मनोविज्ञानों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा। किसकी बुद्धि की परिभाषा। तो विभिन्न जो मनोविज्ञान उन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है, जैसे कि एक एक करके हम बात करें कि इन्होंने किसने क्या कहा है। एक है भाई साहब वुडवर्थ, ठीक है, क्या है वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने क्या कहा है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है भाई साहब कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, कार्य करने की क्या है विधि है, ठीक है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपना क्या लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। तो कार्य करने की विधि किसने कहा है, वुडवर्थ साहब ने कहा है, जाहिर सी बात है। एक है टर्मन साहब, और टर्मन साहब का क्या कहना है भाई, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचार, अमूर्त कहने का मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, सोचने की क्या है योग्यता है। ये किसने कहा है, टर्मन साहब ने कहा है भाई। एक और नाम याद रखिए, बीने, अल्फ्रेड बीने। और बीने साहब का कहना है बुद्धि, ठीक है, 4 शब्दों में निहित है। इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। और वो शब्द कौन कौन से हैं भाई, बुद्धि से संबंधित क्या है, 4 शब्द क्या है, ज्ञान, आविष्कार, ठीक है, क्या है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। क्या है, आलोचना। तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है। एक शब्द हो गया आपका ज्ञान, एक शब्द हो गया आपका आविष्कार, एक शब्द हो गया निर्देश, एक शब्द हो गया आपका आलोचना। तो 4 शब्दों में निहित है। ये किसने कहा है, बीने साहब ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट सबका अलग अलग है अपना अपना, तो इसको याद रखेंगे। एक है बंकिघम साहब, और बंकिघम साहब ने क्या कहा है भाई, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है भाई, सीखने की योग्यता है। वहीं पर रायबन साहब, रायबन, और रायबन का क्या मानना है, समस्याओं की समाधान करने की योग्यता है। समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है।
वहीं पर छठा हम बात करें फ्रीमैन साहब, और फ्रीमैन साहब ने क्या कहा कि बुद्धि समायोजन अधिगम, या सीखने, अधिगम का मतलब सीखने, संयोजन सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रीमैन साहब तीनों में प्रेजेंट थे। ठीक है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता का है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसी को परिभाषा में बताया गया है कि फ्रीमैन साहब ने क्या कहा है कि समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और कुछ कुछ जैसे कि 7वें नंबर पर हम चले तो एक और नाम आता है डियरबार्न। डियरबार्न, और डियरबार्न साहब ने क्या कहा है भाई? बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। फिर वहीं पर उड्रो साहब का स्टेटमेंट आया है, ये सभी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, या बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, अर्जन करने की क्षमता है, क्षमता है। वहीं पर एक और विद्वान आते हैं जिसका नाम है रॉस। रॉस साहब का क्या कहना है भाई? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि। ठीक है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि। बर्ड साहब के स्टेटमेंट है, उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। वह क्या है भाई? तर्क करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या करिए? याद रखेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा। उडवर्ड साहब कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। टर्मन साहब का कहना है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वहीं अल्फ्रेड बीने साहब का कहना है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है। एक शब्द ज्ञान है, दूसरा शब्द आविष्कार है, तीसरा शब्द निर्देश है और चौथा शब्द आलोचना है। वहीं पर बघेम साहब का क्या कहना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। रायवन साहब कहते हैं समस्याओं का समाधान करने की योग्यता है। फ्रीमैन साहब का कहना है कि बुद्धि समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है।
वहीं पर डियर बार्ट कहते हैं कि बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। वुड्रो साहब का कहना है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। रॉस साहब का कहना है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि। और बर्ट साहब का कहना है कि उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो एक बोल सकते हैं मोटा मोटी तौर में बुद्धि का कहने का मतलब है कि सीखने, समाधान, किसी समस्या का समाधान करने, ठीक है, अनुभव से लाभ उठाने की जो योग्यता होती है वो बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो हम अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं बुद्धि के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चलेंगे भाई बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। किनके अनुसार? यदि हम बात करें थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं भाई? बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक जिसे हम कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, या इसे हम कह देते हैं मूर्त बुद्धि। ठीक है, इसे हम कह देते हैं स्थूल बुद्धि। ठीक है, तो यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि ये पहले प्रकार है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि एक है, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, थर्ड है सामाजिक बुद्धि। तीसरा है क्या है? सामाजिक बुद्धि। बुद्धि की अगर हम प्रकार देखें तो 3 प्रकार के हैं। यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, तीनों को समझे पहले। यांत्रिक बुद्धि कहने का मतलब क्या है? अगर हम किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, या किसी समस्याओं का, देखिए बुद्धि का मतलब क्या है? कार्य करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की जो है योग्यता, सीखने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ये सारे क्या कहलाते हैं? इसका मतलब क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि कहने का मतलब है, मूर्त का कहने का मतलब क्या है? जो चीज़ दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 इंद्रियों के बारे में मैंने बताया, आँख, कान, नाक, ठीक है, जीभ, त्वचा, इनसे यदि हम कोई चीज़ महसूस करते हैं या देखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मूर्त बुद्धि। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है यांत्रिक। यांत्रिक कहने का मैकेनिकल से, मैकेनिकल कहने का मशीन से है। ठीक है, किससे है? यांत्रिक कहने का मतलब मशीन से। तो ऐसी बुद्धि जिसका प्रयोग हम मशीन के लिए करते हैं, मशीन के लिए करते हैं कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, उसमें सीख रहा है,
तो वो क्या, कौन सी बुद्धि कहलाएगी? यांत्रिक बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, जो मैकेनिकल वगैरह हैं, जो यांत्रिक सामान है, जो मशीन है, मशीन से संबंधित जो कार्य अगर करता है, जैसे कोई इंजीनियर है मशीन से संबंधित कार्य कर रहा है, कोई डॉक्टर है मशीन से संबंधित कार्य कर रहा है, कोई वैज्ञानिक है मशीन से संबंधित कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर मशीन से संबंधित कार्य करके उसमें अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, मशीन में क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है, कोई और क्या क्या, कोई रोबोट बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो मशीन से संबंधित यदि कार्य कर रहे हैं और अपना बुद्धि उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तब उसे हम कहते हैं यांत्रिक बुद्धि। चूंकि वो दिखाई पड़ते हैं, भाई दिखाई देंगे तभी तो वो चीज़ हम करेंगे। ठीक है, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर बना रहा है तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बटन इसमें लगेगा, ये जो सॉकेट इसमें लगेगा। ठीक है, कोई यदि गाड़ी बना रहा है, ठीक है, कोई मोटर बना रहा है, तो उसमें यदि, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ उसमें फिट कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई अपना बुद्धि लगा रहे हैं ना। तो यांत्रिक में यदि आप अपना बुद्धि लगाते हैं, मशीन में आप यदि आप बुद्धि लगाते हैं और उनसे आप जुड़ जाते हैं, उनमें आप कार्य करते हैं, तो इस क्षमता को हम कहते हैं यांत्रिक बुद्धि। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। क्या है? अमूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि कहने का मतलब है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, हम जिसके बारे में सोचते हैं और जो चीज़ हमें क्या है, दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे हम सोचेंगे भाई हम पढ़ेंगे, फिर हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं मन ही मन, ख्यालों में, और सोचते सोचते हम बहुत सारे कार्य कर जाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं पड़ रही है, ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। जैसे दार्शनिक है, जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, ठीक है, जो साधु संत बोल सकते होते हैं, ठीक है, जो अपनी अमूर्त चिंतन में खोए रहते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, दिखाई नहीं देते हैं, और उनमें क्या है, खोए रहते हैं, अमूर्त चिंतन में खोए रहते हैं। तो ऐसे प्रकार की बुद्धि को हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। ठीक है, चलिए एक और बुद्धि जिसे हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर है समाज से जुड़ा हुआ है। तो समाज से संबंधित कोई अगर कार्य कर रहे हैं और उसमें हम बुद्धि लगा रहे हैं, जैसे राजनेता वगैरह हो गए, ठीक है, ये सामाजिक कोई व्यक्ति हो गए, या कोई चित्रकार हो गया, कोई देखकर पेंटिंग बना रहा है, या कोई भी व्यक्ति हो गया जो समाज से जुड़ा हो, सामाजिक कार्य करने के लिए वो बुद्धि लगा रहा है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो ये थॉर्नडाइक साहब और गैरेट साहब के अनुसार ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यांत्रिक बुद्धि समझ गए। तो जो भी उपकरण है, जो भी मशीन है, उसका प्रयोग करके उसे समझना यांत्रिक बुद्धि कहलाता है। अमूर्त चिंतन करना, दार्शनिक जैसे फिलोसोफर हैं वो चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन समाज के अंतर्गत अगर ठीक है, वहाँ पर हम सामाजिक कार्य के लिए या कुछ कार्य के लिए, समाज से संबंधित अगर कार्य के लिए बुद्धि लगाते हैं तो वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। तो ये कहलाते हैं बुद्धि के प्रकार। चलिए अब बात करेंगे कुछ विशेषताएं। इसमें हम चलेंगे बुद्धि की विशेषताओं पर हम नजर डालते हैं। ठीक है,
चलिए, बुद्धि की विशेषताएं। क्या है भाई बुद्धि की विशेषताएं? क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए, कुछ बुद्धि जन्मजात होती है। कुछ बुद्धि क्या होती है भाई? जन्मजात होती है। क्या बोल सकते हैं? पूरा लिख दे इसको कि बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता होती है। ठीक है, बुद्धि के बारे में ये एक विशेषता है कि विभिन्न व्यक्तियों के पास जो बुद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो जन्मजात होती है। जन्मजात कहने के मतलब जन्म से ही उनको प्रदत्त होती है। ठीक है, दूसरी बातें, चलिए, बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि एक क्या है? विकासशील, विकास होते रहता है, विकासशील एवं क्या है भाई? परिवर्तन योग्यता होती है। परिवर्तन योग्यता होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, अनुभव से हम सीखते जाते हैं, वैसे हमारे बुद्धि में विकास होते रहता है। ठीक है, तो व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी बुद्धि की जो क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ती जाती है। ठीक है, सीखने की क्षमता जो है बढ़ती जाती है। इसीलिए क्या था, बुद्धि एक विकासशील और क्या है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पहले हम कुछ के बारे में सोचते थे, ठीक है, कुछ के बारे में समझते थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लगभग, ठीक है, सभी के बारे में समझते हैं। ठीक है, जिस उम्र, ठीक है, उम्र के पड़ाव को हम जब पार कर लेते हैं तो उस उम्र को, पिछले वाले उम्र में जो भी चीज़ घटित होती है, ठीक है, जो चीज़ हम नहीं जानते थे, जो चीज़ हम नहीं समझते थे, उनके बारे में भी आप समझ जाते हैं। तो एक प्रकार का अनुभव हो जाता है। जैसे अगर हम कहें भाई 5वीं 8वीं का जो सिलेबस था वो पहले उस समय उस दौर पर जब आप पढ़ते थे, या 10वीं का सिलेबस था उस दौर में पढ़ते तो टफ लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, हमारा बुद्धि में परिवर्तन हो गया, विकास हो गया, बुद्धि बढ़ गई, अब आसान हो जाता है कि 5वीं 8वीं जो है 10वीं का जो है चीज़ें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और उसको आसान हो जाता है तो कम समय में उसको एक्सेप्ट करने के लिए, कम समय में याद रखने के लिए। ठीक है, और लेकिन उसी पल 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं में थे तो उस पल वो चीज़ हमें क्या लगती थी? कठिन लगती थी। कहने का मतलब जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि का विकास हो रहा है और बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है। चलिए, एक और चीज, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप याद रखेंगे।
प्रभाव किसका पड़ता है, याद रखेंगे जो प्रभाव है बुद्धि का, जो प्रभाव है वो पड़ता है आपका वातावरण और वंशानुगत। किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुगत, वातावरण वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका भाई, वातावरण और वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव ऐसा कहा जाता है, लगभग 99% प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। वंशानुगत का लगभग 1% जो प्रभाव जो पड़ता है वो क्या है, वंशानुगत का पड़ता है हमारे बुद्धि का। ठीक है, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के माहौल के आधार पर हमारा बुद्धि जो है विकसित होती है या कम होती है, या फिर ठीक है बुद्धि में किस प्रकार से विकास होता है ये वातावरण तय करता है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे वातावरण में ढलना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वातावरण से ही जो है वातावरण का जो प्रभाव ठीक है बुद्धि पर अत्यधिक पड़ता है, लगभग 99% ऐसा कहा जाता है। तो विद्वानों द्वारा, महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो आप ये देख सकते हैं। चलिए, अब ये हो गया बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या है, ये हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे एक एक करके बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत। ये 6-7 सिद्धांत आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उन्हीं 6-7 सिद्धांतों को हम चलेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत में एक खंड सिद्धांत। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत पर चलेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है इसे हम कहते हैं एक खंड सिद्धांत। एक खंड सिद्धांत या इसे कहते हैं एक तत्व सिद्धांत। एक खंड सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत या एक कारकी सिद्धांत। एक कारकी सिद्धांत, तो एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं एक कारकी सिद्धांत। चलिए, इस सिद्धांत में यदि हम बात करें तो ये सिद्धांत देने वाले भाई साहब कौन है, ये आप नाम जानते हैं, या इस सिद्धांत का प्रतिपादक, इस सिद्धांत का प्रतिपादक या इस सिद्धांत को देने वाले अल्फ्रेड बिने थे। कौन है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने साहब का क्या मानना है, क्या कहना है, चलिए ये प्रतिपादक सहयोगी भी देख लीजिए। सहयोगी, इनका सहयोग देने वाले कौन कौन से हैं, स्टर्न और टर्पन। चलिए देखिए, अब समझिए इनका कहने का मतलब क्या है। एक तत्व, ठीक है, जो बुद्धि है
बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। बुद्धि जो है क्या है, एक तत्व है। एक तत्व का है, एक खंड है। ठीक है, कहने का मतलब है, समझिएगा, कहने का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में, उन सब में बुद्धि की जो क्षमता होती है वो केवल और केवल एक तत्व से बनी होती है। कहने का मतलब है कि एक तत्व ही होती है बुद्धि में। ठीक है, और उस तत्व से ही लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है, एक तत्व या एक खंड। एक खंड से या एक तत्व से बुद्धि बना है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बुद्धि का जो निर्माण हुआ है, बुद्धि जो बना है, वो किससे हुआ है, एक खंड से या एक तत्व से। ये जब सिद्धांत भाई साहब जो अल्फ्रेड बीने ने जब ये सिद्धांत दिए तो इनकी जो है आलोचना भी बहुत हुई। आलोचना क्या बहुत हुआ भाई, आलोचना भी बहुत हुआ। और आलोचना क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो बुद्धि का निर्माण हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का विकास हुआ है, वो एक खंड से एक तत्व से मिलकर बना है। लेकिन ऐसा आलोचना हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता कि बुद्धि का निर्माण, बुद्धि का विकास एक खंड एक तत्व से हुआ है, तो जितने भी दुनिया में व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धियां बराबर होती, वो बराबर सोचते, बराबर समझते, बराबर कार्यों को बराबर करते। नहीं तो उसी कार्य को एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता, उसी कार्य को एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो बुद्धि से परिपक्व व्यक्ति है, वो कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, सबकी जो है बुद्धि की क्षमता, बुद्धि लगाने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। अगर एक खंड तत्व होता या एक जो है कारकी सिद्धांत कहने के मतलब एक कारक होते बुद्धि के निर्माण में, तो जाहिर सी बात है सब बराबर कार्य करते, सब के जो है मस्तिष्क में सेम बुद्धि होती। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनकी आलोचना हुई, लगातार आलोचना हुई कि भाई बुद्धि में एक तत्व नहीं है, बुद्धि का निर्माण में एक तत्व नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें। अब जैसी आलोचना है उसके बाद एक और सिद्धांत आया जिसे हम कहते हैं दो तत्व सिद्धांत। क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो उसे कहा जाता है दो तत्व सिद्धांत। क्या कहते हैं, दो तत्व सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं दो खंड सिद्धांत कहते हैं। दो तत्व सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं दो खंड सिद्धांत कहते हैं, या इसे द्विकार्य सिद्धांत कहते हैं। द्विकारिक सिद्धांत कहते हैं। तो दो तत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत बोल सकते हैं, या द्विकार्य सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे प्रतिपादक किसने किया, तो भाई साहब मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्पीकरमैन साहब ने किया। ठीक है, 1904 में ये प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए, तो दो तत्व, अब दो तत्व क्या है, दो तत्व सिद्धांत बताया भाई, कितने तत्व सिद्धांत बताया, दो तत्व सिद्धांत। तो दो तत्व या दो खंड क्या कौन कौन से हैं, तो दो तत्व, दो खंड, एक खंड या एक तत्व जिसे
कहा गया विशिष्ट कारक। क्या कहा गया? विशिष्ट कारक। और दूसरा जिसे कहा गया एक सामान्य कारक। क्या कहा गया? एक कहा गया सामान्य कारक और दूसरा कहा गया विशिष्ट कारक। एक सामान्य कारक और दूसरा जिसे कहा गया एक विशिष्ट कारक। ठीक है। सामान्य कारक जिसे हम जनरली यूज करते हैं, जनरल फैक्टर जीएफ। क्या यूज करते हैं? जीएफ, जनरल फैक्टर। एक विशिष्ट कारक जिसे हम यूज करते हैं, ठीक, स्पेसिफिक फैक्टर एसएफ। ठीक है, एक कहते हैं एसएफ स्पेसिफिक फैक्टर और एक क्या कहलाता है? जनरल फैक्टर। ये किसने कहा है भाई? स्पीकर में। तो दो तत्व होते हैं बुद्धि में, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। ठीक है। अब देखिए, सामान्य कारक कहने का मतलब क्या है? सामान्य कारक कहने का मतलब है ऐसे कारक जो हमें क्या मिलती है? जन्मजात मिलती है। क्या मिलती है भाई? हमें क्या मिलती है? जन्मजात मिलती है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जन्म से ही उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि वो जन्म से ही जो भी कार्य के लिए बुद्धि विकसित होती है वो कार्य जन्म से कर लेते हैं। ठीक है, जन्म से उनको प्राप्त होती है, जन्मजात जिसको बोलते हैं। जन्मजात कहने का मतलब जन्म से ही उनको प्रदत्त होती है, उनको प्राप्त होती है। इसके हम कहते हैं सामान्य कारक। ठीक है, जनरल फैक्टर। दूसरा जिसे विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक कहने का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर, और स्पेसिफिक फैक्टर जो हमें क्या है? अर्जित करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ऐसी बुद्धि जो हमें क्या करनी पड़ती है? अर्जित करनी पड़ती है, किसी कहीं से सीख के, कहीं से देख कर, कहीं, ठीक है, सीख कर, देख कर, अनुभव से, किसी भी प्रकार से हमें, यदि हम कोई किसी प्रकार के कार्यों के लिए अगर बुद्धि हम अर्जित करते हैं तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट कारक। ठीक है। तो सामान्य कारक कहने का मतलब जो जन्मजात है, ठीक है, जन्म से उनको मिलती है, वो कहलाता है सामान्य कारक। ठीक है। तो स्पीकरमैन साहब ने क्या कहा कि यदि ये सामान्य कारक है, स्पीकरमैन साहब का कहना है कि यदि ये सामान्य कारक है, क्या है? जनरल फैक्टर जीएफ, तो हम क्या अर्जित करते हैं? क्या अर्जित करते हैं? विभिन्न प्रकार के अर्जन को इस प्रकार से दर्शाया गया है। विभिन्न प्रकार के जो, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एसएफ, 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 एसएफ। ठीक है। चलिए, तो जन्मजात जो होती है सेंटर में देखने को मिलती है। ठीक है। और जो विशिष्ट होती है, विशिष्ट जो हम अर्जित करते हैं वो इस प्रकार से बहुत सारे विशिष्ट, जन्मजात एक हो सकता है। ठीक है, जन्मजात क्या हो सकता है? एक कोई भी एक चीज़ के लिए आपके पास बुद्धि विकसित होती है वो जन्मजात। लेकिन विशिष्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ आप सीखते हैं हर प्रकार के फील्ड में। ठीक है, आप क्या है अगर सीखना चाहे तो सीख कर, ठीक है, अपनी बुद्धि लगाकर सीख सकते हैं। तो वो क्या अर्जन है? तो बहुत सारे क्या है अर्जन हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं द्वितत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत। किसके भाई? फ्रीमैन साहब ने। और फ्रीमैन साहब ने फिर अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई, पहले तो जानते हैं कि जब बिने साहब ने दिए थे तो उनको लगा था कि भाई, बाद में उनका क्या हो गया, आलोचना किया गया। इनको लगा था कि भाई आलोचना तो हो सकता है मेरा भी हो, इसलिए उन्होंने फटाफट एक और सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है त्रिखंड सिद्धांत या तीन तत्व सिद्धांत।
तीन तत्व सिद्धांत, या जिसे ही कहा जाता है त्रिकारकीय सिद्धांत। ठीक है, त्रिखंड सिद्धांत, तीन तत्व सिद्धांत, त्रिकारकीय सिद्धांत, अन्य नामों से ये जाना जाता है। इसका भी प्रतिपादक कौन है भाई? स्पीकरमैन है, स्पीकरमैन साहब है इसका भी प्रतिपादक। और त्रिखंड सिद्धांत दिए, तीन खंड दिए। ठीक है, तीन तत्व या तीन खंड क्या है, कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे, दो तो वही है, इसमें से एक तो सामान्य जो है सामान्य कारक है जैसा पहले था, और दूसरा विशिष्ट कारक है। ठीक है, क्या है? विशिष्ट कारक है। और तीसरा सामूहिक कारक, सामूहिक कारक। ठीक है, तो जैसे कि भाई साहब ने ये चित्र बनाया था, ये जैसे, ठीक है, ये क्या है? जनरल फैक्टर। ये क्या है आपका? छोटा बन गया है, चलिए, ये क्या है आपका? विशिष्ट कारक, या जैसे हम कह सकते हैं SF स्पेसिफिक। अब बाग है सामूहिक कारक। क्या होते हैं? सामूहिक कारक। सामूहिक कारक को जो नाम दी गई, ये बीच का, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच का, इसको बोला गया है सामूहिक कारक। सामूहिक कारक। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति में जन्मजात भी होती है बुद्धि, किसी व्यक्ति में विशिष्ट भी होती है बुद्धि में, और किसी व्यक्ति में दोनों भी होती है। किसी व्यक्ति में क्या होती हैं? कुछ अंश जन्मजात के होते हैं। इसका मतलब क्या है? सामूहिक कारक कुछ भाग जन्मजात के होते हैं, एवं कुछ भाग अर्जित के होते हैं। किसके होते हैं भाई? अर्जित के होते हैं, जो अर्जन करते हैं उनके होते हैं। कुछ भाग किसके होते हैं? जन्मजात के होते हैं। इसका मतलब यही है, क्या है? तीन खंड। तो एक तो हम देख लिए एक खंड या एक तत्व सिद्धांत, और एक खंड एक तत्व सिद्धांत में क्या कहा है कि मनुष्य में जो बुद्धि का निर्माण होते हैं सिर्फ एक तत्व से होती, और एक तत्व में ऐसा होता तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक ही होती, ऐसा कहकर इसका आलोचना किया गया, और अल्फ्रेड बीने का आलोचना किया गया। दो तत्व सिद्धांत दिए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो जन्मजात बुद्धि होती है उसको हम किस में चुनते हैं? जन्मजात बुद्धि और अर्जित बुद्धि। एक होता है अर्जित बुद्धि, तो जन्मजात बुद्धि और क्या है? अर्जित बुद्धि। और थर्ड है त्रिखंड, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो कुछ भाग जो है जन्मजात होती है और कुछ भाग क्या होती है? अर्जित होती है, और ये क्या कहलाता है? सामूहिक कारक। क्या कहलाता है? सामूहिक कारक। लेकिन वैज्ञानिक यहीं रुके नहीं, और भी सिद्धांत दे दिए। और चौथे नंबर का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं बहुकारकी सिद्धांत। बहुकारकी सिद्धांत, इस बहुकारकी सिद्धांत को हम बालू सिद्धांत भी कहते हैं। देखेंगे क्यों कहते हैं। बालू सिद्धांत भी कहते हैं, इसको परमाणुवी सिद्धांत भी कहते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। पहले
देखिए नाम से स्पष्ट है, बहुकारकी। हमने पहले एक तत्व, फिर दो तत्व, फिर तीन तत्व देखे, लेकिन जो थॉर्नडाइक साहब है, ये प्रतिपादक जो है, कौन है, प्रतिपादक। प्रतिपादक जो है थॉर्नडाइक साहब ने दिया, और थॉर्नडाइक साहब ने कहा भाई साहब ना एक होते हैं, बुद्धि के जो कारक होते हैं ना एक होते हैं, ना दो होते हैं, ना तीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुकारकी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, नगण्य होते हैं, हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, हम क्या है, काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक मुट्ठी भर अगर आप बालू लेते हैं तो उस बालू में, ठीक है, एक मुट्ठी भर अगर बालू लेते हैं तो क्या आप उस बालू को काउंट कर पाते हैं कि कितनी जो है मात्रा में जो छोटे छोटे बालू होते हैं? नहीं कर पाते ना। बस उसी प्रकार हमारे अंदर जो बुद्धि के जो कारक है, विभिन्न प्रकार के कारक हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कारक है। कोई एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, बंगाली बोलता है, छत्तीसगढ़ी बोलता है। कोई एक ही व्यक्ति साहित्यकार होते हैं, कविकार होते हैं, लेखक होते हैं, एक्टर होते हैं। ये सब किससे आते हैं? उनके बहुत सारे कारक हैं, एक से अधिक कारक हैं। तो मैंने जैसे कहा कि एक अगर मुट्ठी भर अगर हम बालू लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर गिनते हैं तो क्या आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो इसलिए क्या कहा गया? बालू सिद्धांत, क्योंकि हम गिन नहीं सकते, नगण्य होते हैं। ठीक है, परमाणु सिद्धांत, और परमाणु भी कैसे बनते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे अणु से, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से किसका निर्माण होता है? परमाणुओं का निर्माण होता है। इसलिए इसको परमाणु सिद्धांत कहा गया है, इसलिए बालू सिद्धांत कहा गया, इसलिए बहुकारकी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, ये किसने कहा गया है? थॉर्नडाइक साहब ने। तो थॉर्नडाइक साहब का कहना है कि भाई साहब अगर बुद्धि है और उस बुद्धि के जो कारक होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, एक से अधिक कारक होंगे। ठीक है, बहुकारकी होंगे। क्या होंगे? बहुकारकी। और बहुकारकी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति में बहुत सारे कारक होते हैं। बुद्धि प्रयोग करके कोई भी चीज़ सोचना, सीखना। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है? चित्रकार है, एक ही व्यक्ति चित्रकार है, एक ही व्यक्ति कवि है, एक ही व्यक्ति क्या है? लेखक है, राइटर है, एक्टर है। बहुत सारे, असंख्य साहित्यकार है आदि। एक व्यक्ति में इतनी जो है चीज़ें होती है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसमें होती है कि, तो ये हम कैसे कर सकते हैं सिर्फ दो कारक है, तीन कारक है? नहीं, कारक बहुकारकी सिद्धांत, इसलिए क्या कहा गया है? बहुकारकी सिद्धांत। और ये दिया गया था मिस्टर थॉर्नडाइक साहब द्वारा। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें? चलिए, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं वो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अब अगर हम आगे देखेंगे बहुकारकी के बाद समूहकारकी, तो समूहकारकी थोड़ा बड़ा है, त्रियामी बड़ा है, ये सब कल देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद।